दो अजनबी दिलों की धड़कनों के मिलन की एक रोमानवी दास्तान। बदनशीन नावल जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं, ये नावल एक बहुत बोल्ड नावल है। ये कहानी है एक लापरवाह और खड़ूस इंसान की जो बहुत जालिम और बेरहम है, जिसकी जिंदगी में अचानक से एक लड़की आ जाती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि खुददार जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन किस्मत इसे एक ऐसे आदमी के पास ले आई है जिसके साथ उसका निकाह जबरदस्ती हो चुका है। क्या वो लड़की गैंगस्टर को अपनी मोहब्बत से ठीक कर सकेगी या वो हार जाएगी? वो सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी और बार बार पीछे देखे जा रही थी। पीछे से आवाजें आ रही थीं। वो लोग इसे रखने को कह रहे थे, मगर वो रुक नहीं सकती थी। रुकती तो इज्जत से भी जाती और जान से भी जाती। वो उन लोगों के लिए खुद को पेश नहीं कर सकती थी। दौड़ते हुए अचानक इसे एहसास हुआ कि वो एक सुनसान जगह पे खड़ी है। वो कब सड़क से उतरी और कब ऐसी जगह पर आ गई जिसके सामने जंगल था और अजीब तरह की आवाज में इसे इतनी दूर से भी आ रही थी। एक मुसीबत से निकलने के लिए वो एक और मुसीबत में फंस चुकी थी। इसे रोना आने लगा था। अब वो क्या करे? इस दुनिया में हर जगह भेड़िए चीर फाड़ के खाने को तैयार रहते हैं। काफी देर रोने के बाद अब इसे बहुत डर लगने लगा था। अब रात के अंधेरे छाने लगे थे। अब सामने वाले जंगल से आवाजों में इजाफा हो गया था। काफी वक्त से एक जगह बैठने की वजह से इसकी टांगों में भी दर्द होने लगा था। शायद कहीं पास कोई आबादी हो। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा हो जाएगा। ये सोच आते ही वो उठ खड़ी हुई और एक संत में चलने लगी। न जाने कितनी देर तक वो चलती गई। अचानक इसे दूर रोशनी दिखाई दी जो कि इस घर से आ रही थी। ये देखते ही उसकी रफ्तार तेज होगी। करीब जाने पे पता लगा वो घर नहीं बल्कि एक फार्म हाउस था, मगर दरवाजे पर कोई नहीं था और दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हो गई। सामने ही दो गाड़ियां और एक जीप खड़ी हुई थी। राहदारी में इसके बढ़ते हुए कदम थे। जब इसने 3 गोलियों की आवाज सुनी, बेसाख्ता वो खौफ से चलाई और अपने कानों पर जोर से हाथ रखी। आंखें सख्ती से भींच, लेकिन कुछ देर के बाद जब खामोशी महसूस करके आंखें खोलीं तो सामने 4 मर्द बैठे थे। इसकी नजरें फर्श पर बिखरे हुए खून से होते हुए आदमी की लाश पर गईं, जबकि वो चारों इसे घूर रहे थे जैसे शिकारी शिकार को, जैसे भूखा खाने को। जब उसने सोफे पर बैठे इस मर्द को देखा जिसके हाथ में गेंद थी, जब इसे एहसास हुआ कि वो गलत जगह आ चुकी है, और जब इसने अपने जिस्म पर भूखी नजर महसूस की, उसके सफेद रंग में गला बयां खिलने लगे। आखिर गाँव की सादा और खालिस खुराक पे तो जवान हुई थी। दोपट्टा शायद भागते हुए गिर चुका था। पसीने से भीगी हुई कमीज जो कि जिस्म से चुपकी थी। उसके बदन का हर जाविया अयन था। कमीज की कैद में जकले हुए मजबूत उभार हर सांस के साथ अपने जिंदा होने का एहसास दिला रहे थे, और वहाँ मौजूद वो चारों मर्द ये एहसास अच्छी तरह कर चुके थे। इसने अचानक जल्दी से भागना चाहा, लेकिन देर हो चुकी थी। उन चारों मर्दों में से एक मर्द उठा और उसको बालों से पकड़कर एक ही झटके में सोफे पर बैठे हुए मर्द के कदमों में फेंक दिया और खुद वो गंदे कहे लगाने गए। काफी दिनों के बाद बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है, सिर्फ देखने को। उनमें से एक और बोला। उन चारों की जिनसी बहुत मानीखेज थी। जैसे ही वो नीचे गिरी, उसके झुकने से इसके जरखेज सीने के निशेब व फराज बहुत वाजे हो गए, जो तंग की शर्ट में सख्ती से जकले हुए थे। यहाँ तक कि इसकी सफेद छातियों का गुलाबी रंग सा हिस्सा भी कुछ नुमाया होने लगा, जो कि सिर्फ आर्यन ही देख सकता था। उसके कमीज का गला चूंकि काफी गहरा था, इसलिए सब कुछ साफ नजर आ रहा था। अगर वो कुछ मजीद झुकती तो ये मुमकिन था कि इसकी छातियाँ कमीज के गिले से बाहर आ जाती। मजबूत से डोल छातियाँ जो कि बाहर आने को बेकरार नजर आती थी। देख आर्यन, मैं जानता हूँ कि आज तेरा मूड कुछ खराब है, इसलिए पहले तो और बाद में हम क्यों यार? बाद में क्यों? पहले भी तो हम सब एक साथ करते थे ना, तो आज क्यों नहीं? उन सब में से हाशिर बोला। इसको इस पे एतराज था। असल में इसको देखने के बाद वहाँ बैठे हैं 4 मर्दों की नीयत खराब हो चुकी थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्लीज मेरे साथ ये सब कुछ मत करे। वो रोती हुई आर्यन की मिन्नत करने लगी। देख लड़की, तूने हमें एक कत्ल करते हुए देख लिया है। अब हम तुझे यहाँ से कहीं भी जाने नहीं देंगे। तेरे लिए बेहतर यही है कि तू यहाँ पर रुक और हम सबका दिल खुश कर। इस सब के बीच पहली दालफा वो बोला था, और इसके आवाज में वहाँ मौजूद सबसे ज्यादा रुअब था और लहजा गुस्से वाला था, और उसकी नजरें बार बार उसके चेहरे से होते हुए इसके गिरेबान में मौजूद छातियों के नजर आने वाले गुलाबी पिन पर थीं। तुम्हारा नाम किया है? एक हाथ से इसका चेहरा थोड़ी से ऊपर करते हुए आर्यन ने पूछा। जबकि वो जवाब देने की बजाय मुसलसल रोने लगी तो आर्यन को गुस्सा आने लगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम किया है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। जरीन नाम है मेरा, जरीन खान। इसने रोते हुए जल्दी से बताया। और अपना ये रोना धोना बंद करो। हम तुम्हें जबरदस्ती यहाँ उठा के नहीं लाए, तुम अपनी मर्जी से आई हो।
मगर अब तुम जाओगी कि हमारी मर्जी है। ये उन चारों के ग्रुप का कानून था कि जब आर्यन बात कर रहा होता था तो बीच में कोई दूसरा बात नहीं कर सकता था, और उसके तीनों दोस्त इस पे अमल भी करते थे। उन तीनों में आपस में बहुत सुलूक और मोहब्बत थी। यकदम आर्यन सोफे से उठा और जरीन को बाजू से पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, जबकि इसके तीन दोस्त कह लगाने लगे क्योंकि वो जानते थे कि अब क्या होने वाला है। आर्यन का तरीका बहुत शिद्दत पसंद था। इतना शिद्दत पसंद होता था कि हर दफ़ा लड़की की चीखों से पूरा नाम हाउस गूंजता था, और हर दफ़ा वो चारों उन चीखों को एंजॉय करते थे, जबकि वो बुरी तरह रोने और चीखने लगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मैं ऐसी लड़की नहीं हो, प्लीज़ ऐसा तो मत करे मेरे साथ। मगर आर्यन इसकी भी ना सुनते हुए इसलिए सलियान चढ़ने लगा क्योंकि इसका बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर पे था। इसने इसको देखते हुए बेडरूम का दरवाजे खोला और इसे बेड पर पटक दिया। प्लीज़ ये सब मत करे मेरे साथ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं पहले ही मजबूर हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी मर्जी से आपके फार्म हाउस में नहीं आई। मेरे पीछे कुछ लोग थे जो कि आपकी तरह मेरे जिस्म को नोचना चाहते थे। मैं तो उनसे अपने इज्जत बचाते हुए भाग रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम भी एक जानवर हो। शर्ट उतारते हुए इसके हाथ एक लम्हे को रुके। क्या किया तुमने? मैं जानवर हूँ। हाँ बिल्कुल तुम जानवर हो। यहाँ पर तुम सब जानवर हो जिनको सिर्फ और सिर्फ जिस्म की बोटियां चाहिए। अगर मैं जानवर हूँ तो मैं आज बताता हूँ तुम्हें कि जानवर क्या होता है। और एक हाथ से शरत दूर उछाली और उसके ऊपर जंप मारते हुए गिरा। आर्यन के इस तरह गिरने से सिर्फ जरीन ही नहीं, बैब भी चीख उठा। जरीन बहुत बुरी तरह से रोने लगी। उसके अंग अंग में शदीद तकलीफ हो रही थी। आखिर कहाँ वो नाजुक सी जान और कहाँ वो बॉडी बिल्डर लोहे जैसा मजबूत है। इसके रोने की परवाह किए बगैर वो सख्ती से इसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी गर्दन पर जगह जगह अपने दांतों से काट रहा था। गर्दन से होते हुए वो इसके सीने पर जा पहुंचा और उसकी छातियों को कमीज के ऊपर से ही हाथों से जोर जोर से दबाने लगा, इतने जोर से कि इसकी के उभारों की सख्ती उसके हाथों को महसूस होने लगी। जबकि जरीन इतनी सख्ती है मजीद रोने गई, मगर आर्यन को इसके रोने की कोई परवाह नहीं थी। इसको तो सिर्फ इसके जिस्म से परवाह थी। हाथों से दबाते हुए अचानक इसने एक उभार को कमीज के ऊपर से ही अपने मुंह में ले लिया और दांतों से काटने लगा। कभी काटते काटते इसके उभार को जोर से खींच लेता, जबकि दूसरे उभार को हाथ से जोर जोर से मसलने लगा। जरीन इस जुल्म पर चीख रही थी और अपने आप को छुड़वाने के लिए हाथ हिला रही थी। अपने हाथों से वो उसके सीने पर थप्पड़ मार रही थी। आर्यन को अपने काम में उसके हाथ गैर जरूरी लग रहे थे, इसलिए इसके चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उस पर गरा, चुप हो जाओ और अपने हाथ काबू में रखो, वरना इससे भी बुरा करूंगा। इससे बुरा तुम क्या करोगे मेरे साथ? जो तुम कर रहे हो कि ये कम बुरा है। अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो प्लीज मेरी एक बात मान लो, फिर तुम जो चाहे कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो या मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? मुझे तुम्हारी कोई बात ना सुनती है ना मानती है। मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा और तुम मुझे नहीं रोक सकती। सीन के होंठों को अपने होंठों में लेके बेदर्दी से चूसने और काटने लगा और इसी तरह इसके उभारों को कमीज के ऊपर से ही जोर जोर से मसलने लगा, जैसे आज उनकी सारी सख्ती खत्म कर देगा। इस गुलाबी पिन को देखने के लिए बहुत बेकरार हो रहा था, इसीलिए इसकी शर्ट को ऊपर उठाने लगा, जो इस कदर तक थी कि जैसे बहन के सिलाई की हो। कैसे मर्द हो तुम? मैं थुकुत्ती हूँ तुम पे। तुम अपनी मर्दांगी दिखाने के लिए एक लड़की को बिस्तर पे तो रख सकते हो, लेकिन इसे अपने निकाह में नहीं ले सकते। अगर तुम वाकई मर्द होते तो मुझसे निकाह करते, पहले यूं इस तरह ये ना करते मुझसे। ये तो वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि दिन को किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, इसलिए रात के अंधेरे में छप के ये हरकत करते हैं। जरीन की ये लफ्ज़ जैसे कि तलवार की तरह आर्यन को लगे थे। एक 2 टके की लड़की इसे कमज़ोर कह रही थी। सब जानते थे कि वो बहुत ताकतवर है और यहाँ इसे कमज़ोर कहाँ जा रहा था। वो एक झटके से इसके ऊपर से उठा। जरीन ने बेसाख्ता शुक्र का सांस लिया। इसका चलाया हुआ तीर निशाने पर लग चुका था। अब आ तो इसको मार दे, हो सकता है इससे निकाह कर ले, लेकिन अब वो यहाँ से नहीं जा सकती। ये तो वो जान ही गई थी। उठो और अल्लाह के अपना हुलिया सही करो। अपनी शर्ट उठा के पहनते हुए आर्यन ने इसे हुक्म दिया, लेकिन मैं तुमसे ये सब कुछ करूंगा तुम्हारे जिस्म पहले। जब तक मेरी मीर नहीं लग जाएगी मैं आराम से नहीं बैठूंगा। और दरवाजे को लॉक करता हुआ नीचे चला गया, जहां उसके दोस्त ताश खेल रहे थे। तो इतनी जल्दी बेचे आ गया? क्या पसंद नहीं आई तुझे? वलीद बोला। फजूल बको इस नहीं करनी और जाओ और जाए कहीं से भी एक मौलवी पकड़ के लाओ। मौलवी? मगर क्यों? क्या नमाज पढ़ने का मूड हो रहा है तुम्हारा? ये हाजिर था जो कि हर बात इसी तरह करता था।
मैंने क्या कहा है, फजूल बकवास मत करो और जाए मौलवी लेके आओ। अब के वो किस्से से धाड़ा था। वलीद और उस्मान जल्दी से उठे, गाड़ी की चाबी लेके बाहर निकल गए। ठीक 1 घंटे के बाद आर्यन दोबारा से कमरे में आया और इसे बेडशीट की चादर ओढ़ने को कहा। जरीन हैरान होते हुए चादर ओढ़ के बैठ गई और कुछ ही देर बाद मौलवी और वो चारों कमरे में दाखिल हो गए। मौलवी, निकात शुरू करो, आर्यन ने गुस्से से कहा। इसके 3 दोस्त बहुत हैरान थे कि ये क्या कर रहा है यार, तो निकाह क्यों कर रहा है जब निकाह के बगैर हम चारों मस्ती कर सकते हैं। उस्मान ने आर्यन को कहा, जबकि आर्यन सिर्फ जरीन को नूर से देख रहा था। अपना पिस्तौल निकालते हुए इसने नील पर रखा। मौलवी, निकाह शुरू करो। मौलवी ने निकाह शुरू कर दिया। शायद 2 पिस्तौल देखकर अंदाजा कर चुका था कि इनकार की सूरत में वो अपनी जान से जाएगा। जरीन जानती थी कि निकाह के अलावा वो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सीन लिए तो चुपचाप के कबूल है बोल दिया, और निकाह के बगैर 2 इस शख्स को कभी भी अपना जिस्म नहीं दे सकती थी। निकाह हो चुका था। हाशिर और वलीद मौलवी को छोड़ के चले गए। हाशिर और वलीद मौलवी को छोड़ने चले गए। उस्मान को आर्यन ने कमरे से जाने को कहा। दरवाज़ा बंद करके जरीन को ढूंढने लगा। वो जानती थी कि अब इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए अपनी आंखें झुका के बैठ गई। आर्यन चलता हुआ उसके पास आया और उसका चेहरा थोड़ी से ऊपर उठाया और उसके होंठों को अपने होंठों में ले लिया। उनको सख्ती से चूसने लगा और काटने लगा। काफ़ी देर तक वही अमल दोहराता रहा, यहाँ तक कि जरीन का सांस बंद होने लगा। तो इसे छोड़े, आज रात को तैयार। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जानवर क्या होता है। इससे दूर होते हुए किया और दरवाज़ा बंद करके चला गया। जरीन अपनी किस्मत पे रोने लगी। वो बचपन से अपनी खाला के घर रहती थी, लेकिन बदकिस्मती से खाला के मौत के बाद इस घर में जो लोग थे वो इसकी इज्जत के दुश्मन थे। अपने आप को बचाते हुए वो थक गई थी तो घर से भाग गई, मगर से भागना भी काम नहीं आया। इसका खूबसूरत जिस्म और सुर्ख और सफ़ेद रंग इसके लिए मुसीबत बन चुका था। वो रात को सोचते हुए अभी से खौफजदा थी।